में you push the button and then it goes lengthwise and spreads. 3-fold umbrella में ये पुश बटन नहीं है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। तो आपने 3-फोल्ड अम्ब्रेला या 4-फोल्ड अम्ब्रेला, जो कि एक जो होता है ना अपना वाइट बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड का जो होता है डस्टर होता है, या ब्लैक बोर्ड का डस्टर होता है, उससे भी हाफ डायमेंशन की होती है। यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट इजीली, और उसका कवर होता है, आपने जर्क किया, पॉकेट में रख लिया, चले गए, फिर कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लिया आपने। तो इस तरह से है कि उसके जो पहले इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं, पहले के जो पेटेंट हुए हैं वो देंगे आप, एंड ऑल्सो जो कहीं पब्लिश हो रखा है एकेडमिक टाइप में, जो रिसर्च करके किसी ने पब्लिश किया है जर्नल्स में, वो भी आप दे सकते हो। दीज आर द इसके डिटेल्स ये हैं। देखो इसमें ये है फर्स्ट इन्वेंटर Zsky et al. तो Zsky is the first name of starting the first person, et al means and others. तो Zsky et al, that means Zsky and others. तो ये हो गया फर्स्ट ऑथर का नाम होगा। पेटेंट टाइटल है इसका टच पैड हैंडहेल्ड डिवाइस। टच पैड हैंडहेल्ड डिवाइस इसका पेटेंट का टाइटल होगी जो आपकी है। तो इन्वेंटर्स जो हैं Zsky के अलावा कौन कौन इन्वेंटर्स हैं इसमें? Zsky है, सैन कार्लोस कैलिफोर्निया से है, और दूसरा है ये टैंग। इसका कुछ बढ़ सकता है क्या स्क्रीन का साइज? नहीं बढ़ सकता, इतना ही रहेगा। टैंग इसमें प्लस नहीं है, प्लस है, ये ऊपर है सर। ये अच्छा अभी आपने क्लिक किया था ना ये ऊपर, और हो नहीं रहा ना उसका स्क्रीन में से। हाँ ये जो आया ना सर अभी, ये प्लस है, ये वाला प्लस। हाँ मिल गया, ठीक है। और बड़ा करें, ठीक है, दिख रहा है। यस सर। सर ये टच पैड पे है, इट इज मींस ये मोबाइल इज आल्सो टच पैड राइट? नहीं, हर तरह के आते हैं मोबाइल। तो ये मोबाइल पे भी एप्लीकेबल होगा ये पेटेंट? वो तो आपको उसने पेटेंट कर दिया है नई चीज बना के, अब आप इसको जहां मर्जी आप यूज करो। एक्सरेज वर इन्वेंटेड बाय रंजन इन जब भी वो उसका था, आई थिंक 1800 कुछ में उसने किया था, मोर देन 100 years बैक। पीपल डिड नॉट फाइंड एनी यूज ऑफ इट। वो साइंटिस्ट था, तो साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए ये रेज हैं जो यहाँ से पास हो रही हैं, यहाँ से पास नहीं हो रही हैं। तो ओपेक चीज़ से वो इस तरह स्टोन में या मेटल में पास नहीं हो रही थी, तो बाकी में चीज़ों में पास हो जाती थी वो रेज। तो उसने तो अपना इन्वेंशन करके पब्लिश कर दिया अपने जर्नल में आर्टिकल कि ये इस तरह से एक्सरेज, उसने नाम दे दिया उसको। उसके बाद में करीब अबाउट 35-40 ईयर्स के बाद में एक्सरे मशीन बनी। तो इन्वेंशन करने वाले ने इन्वेंशन कर दिया, तो वो है कि वो उसकी वो जो थी एक्सरेज की वो डिस्कवरी थी, इन्वेंशन नहीं थी। इट वॉज नॉट इट वॉज नॉट इन्वेंशन, इट वॉज डिस्कवरी के एक्सरेज हैं। तो उसने जो मेथड है उसका, उसको पेटेंट कर सकता था, कर दिया भी होगा उसने कि एक्सरेज को कैसे आप निकालेंगे, बट उस एक्सरेज का यूज़ क्या है ये नहीं मालूम, तो उसका पेटेंट भी नहीं हो सकता था। आपको पेटेंट के लिए यूजफुलनेस भी चाहिए ना, जो आपने इन्वेंट किया या डिस्कवर जो भी कुछ किया है, तो इन्वेंशन का आपको यूज़ भी बताना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पेटेंटेबल। आफ्टर 35-40 ईयर्स somebody thought कि ये जो है, जो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी में बोन्स हैं, इसके थ्रू एक्सरे पास नहीं होती है। तो अगर हम इस तरह से जब फोटोग्राफी भी डेवलप हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह का नेगेटिव ले लें एक्सरेज के थ्रू, तो उससे ये होगा कि बॉडी में ये मालूम पड़ जाएगा कि बॉडी में बोन्स कहाँ पर हैं, कैसे हैं। तो एनी डिफॉर्मिटी इन द बोन्स और एनी फ्रैक्चर इन द बोन्स, वो मालूम पड़ जाएगा आपका कि फ्रैक्चर है या नहीं है। तो एक्सरे मशीन का इन्वेंशन हुआ। तो इन्वेंशन हुआ, इन्वेंटिवनेस थी, नॉवल्टी थी, और इसकी यूजफुलनेस थी मेडिकल फील्ड में, तो उसका पेटेंट हुआ। तो एक्सरे मशीन, तो ये इसने कहा कि भाई टच पैड हैंडहेल्ड डिवाइस है ये, इसका जो भी कुछ जिसको भी यूज़ करना है मल्टीपल पर्पज़ के लिए हो सकता है, मोबाइल में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। टच पैड तो इज़ वेरी कॉमन थिंग। देन असाइनी,
assignee is the owner of the patent. ये है एप्पल कंप्यूटर्स, ऑल ऑफ यू नो एप्पल। तो अमेरिका में सिस्टम, अमेरिका में ये अमेरिकन पेटेंट है, यूएस पेटेंट है, इसका वहाँ पे सिस्टम ये होता था कि जो कंपनी में आप R&D साइंटिस्ट हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपका जो पेटेंट फाइल हो आप ही के नाम से हो, मतलब इन्वेंटर के नाम से होता है वहाँ फाइल। बाकी पूरे वर्ल्ड में एवरी अदर कंट्री जो पेटेंट फाइल होता है वो उसके ओनर से होता है। ओनर इज ए कंपनी, तो कंपनी उसको फाइल करेगी, तो उसमें असाइनी का कंसेप्ट नहीं होगा, ओनर का कंसेप्ट होगा पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका में होता है कि जो असाइनी जो है इसका वो तो है, मतलब जो इन्वेंटर तो है, जो ओनर है वो तो है ZS की, और जिस टाइम पेटेंट फाइल करता है तो उसको लिखना पड़ता है कि ये पेटेंट किसको असाइन कर रहा है वो। तो उसने कहा कि एप्पल कंप्यूटर, ही वॉज वर्किंग इन एप्पल कंप्यूटर, तो ओनरशिप जो है ऑटोमेटिकली एप्पल कंप्यूटर की नहीं होगी, तो द ओनरशिप इज टू बी असाइन। तो वो कहता है कि भाई इसका जो मैं एज एन एप्लीकेंट तो मैं हूँ, बट आई असाइन ऑल माई राइट्स ऑफ द पेटेंट टू एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? सर कल की डेट में अगर ये ZS की जॉब चेंज कर लिया है, नहीं तो पेटेंट तो फाइल हो गया ना वहाँ पे, पेटेंट तो उतना जब जितना चले देखो, देन ये आज आप अगर 2 बज पेटेंट शिफ्ट हो जाएगा या इट विल असाइन टू एप्पल ओनली? तो अगर आप इसको 2:20 हाँ, तो पे अगर ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो जो एप्लीकेशन फाइल हो रही है 2:20 पर, उस समय कौन कहाँ पे काम करता है? ZS की इस कंपनी में, एप्पल में काम कर रहा है ना, और उसके बाद में उसने जो पेटेंट फाइल हो गया, ही गोज एंड सेज कि ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। अच्छा, पर फिर भी है कि उसको असाइन तो करना पड़ेगा ना, पेटेंट फाइल करेगा तो। अगर मान लीजिएगा सपोज वो है कि उसका बहुत बहुत अच्छा उसने इंपॉर्टेंट इन्वेंशन कर लिया, और वो कहता है कि अब मैं इसको जो असाइनी में एप्पल का नाम नहीं देता, मैं जॉब चेंज कर लेता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है ना। और वो कहता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, एक दिन के लिए अनएम्प्लॉयड हूँ, अगले दिन वो कहीं और में ज्वाइन कर लेगा, तो जिस दिन वो अनएम्प्लॉयड है उस दिन उसने पेटेंट फाइल कर दिया, असाइनी उसका खुद हो गया, वो यही होगा ना? टेल मी। Yes, sir. But in that case, like, why will he assign it to So your Apple? voice Like, breaks. So why? बिकॉज जब वो खुद के नाम करेगा, एक दिन रिजाइन किया, अगले दिन उसने वो किया कि अपना पेटेंट अपने नाम कर लिया, असाइनी भी सेल्फ कर देगा वो सेल्फ, ठीक है ना, क्योंकि अनएम्प्लॉयड उसने अपना पेटेंट फाइल कर दिया। नाउ अगर वो करता है तो एप्पल को भी तो, एप्पल में जो 800 लोग IPR डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको भी तो मालूम है ना, तो वो 800 लोग क्या कर रहे हैं एप्पल के लिए? दे विल इमीडिएटली फाइंड आउट कि कौन से पेटेंट कहाँ पे फाइल हुए हैं। उसने सपोज इंडिया में फाइल कर दिया, वो सारे लोग दे आर कीपिंग ट्रैक ऑफ इंडियन पेटेंट फाइलिंग, सब जगह की पेटेंट एप्लीकेशन का वो रखते हैं, तो जिसने फाइल किया उस समय तो कॉन्फिडेंशियल है, पर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो आपको 6 महीने में मालूम पड़ गया कि उसके जब फर्स्ट पब्लिकेशन होता है ना पेटेंट एप्लीकेशन का, तो ये टाइटल है और ये चीज़ है, ये इन्वेंशन है और ये हमारे एप्लीकेशन है। तो वो जब एक बार पब्लिश होता है तो उसमें देखेंगे अच्छा ZS की, अच्छा ये वही वाला आदमी है जिसने जो हमारे यहाँ काम करता था, उसको थॉरली चेक करेंगे और उसको कोर्ट में केस कर देंगे उसके ऊपर कि हमारे जो उसने जो यहाँ पे रिसर्च की है वो उसने अपने नाम से पब्लिश कर लिया, साइन नहीं किया हमें, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर हिम टू डू द असाइनमेंट टू द कंपनी वेयर ही वॉज वर्किंग फॉर दिस पीरियड। तो क्या है कि बहुत सारे लॉज वहाँ के ऐसे ही होते हैं USA में, पूरा वर्ल्ड एक तरह से चलता है, USA दूसरे तरीके से चलता है, और USA इस तरह से चलता है कि उनके बिगिनिंग में जो सिस्टम चालू हो गया उसको चेंज करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। अभी वहाँ पे कहते हैं कि इतने माइल्स है, इतने फरलांग है, इतने पाउंड है, इतने आउंस है, वो नहीं कर पा रहे हैं ना अभी तक भी चेंज। हमारे यहाँ इंडिया जैसे कम लेस लिटरेट कंट्री में 1956 में जब कहा कि हम 1 रुपये में 64 पैसा होता है, एक 16 आने होते हैं, 16 आना, हर आना में 4 पैसा होता है, और नाउ विल हैव ए डेसिमल सिस्टम, देयर बी 100 पैसा इन 1 रुपी, देयर बी 1, पहले एक शेर होता था,
सेल में पाव होता था, पाव तो जानते ही हो, तभी बोलते हैं पाव, कि एक पाव दे दो, मतलब 250 ग्राम दे दो, और एक पाव में 4 छटाक होते थे, छटाक, 4 पार्ट्स हो गए पाव, दैट इज़ कितना हो गया 250 और 4 से डिवाइड कर दो। तो इंडिया में हमने लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ये सारा रुपये को भी डेसिमल सिस्टम में ले आए, हम 100 पैसे होंगे, सारी चीज़ें हम लोगों ने वो कर ली। अभी भी आई थिंक यू आर अवेयर कि चवन्नी अठन्नी बोलते हो या नहीं बोलते हो? Yes, sir. Yes. व्हाट इज चवन्नी? Yes, चार आना, अठन्नी It is. 8 आना, Yes, 8 आना मतलब 50 पैसा, 50 पैसे। चवन्नी 25 पैसा। ये तो ऐसे ही बोलते हैं ना, अभी भी बोलते हैं चवन्नी अठन्नी तो, पर Yes, sir. चवन्नी चार आना तो नहीं है ना वो, बट है कि बोल चाल में हम वही बोल रहे हैं अभी भी, बट एटलीस्ट जो सारा का हम कहीं बुक में जो होती है मैथमेटिक्स की, जो 4th 5th 6th 7th में जो बुक्स होती हैं मैथमेटिक्स अर्थमेटिक वगैरह, उसमें कहीं आना तो नहीं लिखा होता ना, और चवन्नी अठन्नी भी नहीं लिखी होती है, उसमें पैसा ही होगा कि 50 पैसा 25 पैसा, ऐसे ही आंसर आएगा किसी भी चीज़ का होगा तो वो है कि हिल बी सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और वो जेल हो जाएगी। और दूसरी बात होती है कि हर कंपनी इस तरह की होती है, R&D में इन्वॉल्व होती है, वो एक कंसेप्ट है NDA, लिख लो NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो every employee working in the company has to sign a non disclosure agreement, और उसमें ये सब आ जाता है कि मैं जो यहाँ कंपनी के रिसर्च एंड फैसिलिटी से जो काम कर रहा हूँ, उससे जो भी इन्वेंशन होगी, जो R&D डिपार्टमेंट के लोग हैं, दैट विल ऑल बी असाइन टू द कंपनी, उनका पूरा डिटेल होता है, तो वो उसमें लिखा जाता है। तो हमारे यहाँ तो नेगेटिव सोचते हैं ना कि हम ऐसा कर लें तो कैसे उसको बाईपास कर देते हैं रूल को, कि अगर वो डिज़ाइन कर देते तो क्या होगा, बट देर आर गुड चेक्स एंड बैलेंसेज इन अमेरिकन सिस्टम, और उनके इतने स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंस हैं, इसीलिए वो दे कंटिन्यू टू बी एट द टॉप फॉर मोर देन 200 ईयर्स। फिर ये इसका जो है असाइन एप्पल कंप्यूटर हो गया, उसके नीचे है एप्लीकेशन नंबर, इसका एप्लीकेशन नंबर है 10/188/182 जो भी कुछ लिखा है। देन पेटेंट फाइलिंग डेट July 1, 2002 is the patent filing date. The details of related US पेटेंट एप्लीकेशन, USA में इस हैंडल डिवाइस के रिलेटेड क्या क्या पहले इन्वेंशन हो चुकी हैं, तो रिलेटेड US एप्लीकेशन डेटा, ये 1 2 3 इसमें जितने भी लिखते हैं। फिर होता है कि जो हर पेटेंट का एक क्लास होता है, वो होता है IPC इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, यू कैन राइट डाउन IPC इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन। तो उसका एक इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिक, जैसे लाइब्रेरी की बुक्स का क्लासिफिकेशन होता है कि फिजिक्स की एक साथ होंगी, उसको केमिस्ट्री की होंगी, मैथमेटिक्स होगी, स्टैटिस्टिक्स होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, केमिकल इंजीनियरिंग होगी, सिविल इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की होंगी, फिर उधर सोशोलॉजी की होंगी, फिलोसॉफी की होंगी, साइकोलॉजी की होंगी, इकोनॉमिक्स की होंगी, मैनेजमेंट की होंगी, हर एक का क्लासिफिकेशन नंबर इस तरह से होता है। इकोनॉमिक्स इज 330.00 से लेकर 339.9999 तक, ये सारी इकोनॉमिक्स की बुक्स का क्लासिफिकेशन होगा। उसमें फिर फर्दर आ जाता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स, है ना, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स, तो उसका है कि हर एक अलग अलग, पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये इतने सारे जो हैं फर्दर उसके क्लासिफिकेशन नंबर आ जाएगा। तो ऐसे पेटेंट का क्लासिफिकेशन नंबर होता है। विल स्टडी दिस थिंग इन लिटिल मोर डिटेल। तो यहाँ पे इसका ये इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन है, और ये है यूएस क्लास। यूएस का जो ओरिजिनल पेटेंट क्लासिफिकेशन चल रहा था, हर कंट्री का अपना एक पेटेंट क्लासिफिकेशन है, तो वो जो पेटेंट क्लासिफिकेशन चल रहा है हर कंट्री का अपना, उस क्लासिफिकेशन से जो नंबर था वो ये है 52 पर। और जो उसके बाद में जब धीरे धीरे 1883 में जो पेरिस कन्वेंशन साइन हुआ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन तीनों आए थे,
उसके बाद में ये कन्वेंशन हुए कि वी शुड हैव ए सेम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कोई कंट्री नहीं बदल सकता है, नहीं बदलना चाहता फॉर व्हाट एवर रीजन, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम आईपीसी का जो क्लास नंबर है वो दे देंगे और हमारे कंट्री का हम दे रहे हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस। उन्होंने आईपीसी का देना है उनको सबको, और यूएस का भी उन्होंने अपना खुद का क्लासिफिकेशन दिया। देन ये बैकवर्ड पेटेंट साइटेशंस, इसमें ये जो थे इधर तो अमेरिकन पेटेंट साइटेशन थे, जो था ना इधर को कहाँ चले गया वो, डिटेल्स ऑफ रिलेटेड यूएस पेटेंट एप्लीकेशन, ये जो है ना, जब यहाँ पे कर्सर जहाँ घूम रहा है, ये रिलेटेड यूएस एप्लीकेशन डेटा है। ये हैं बैकवर्ड पेटेंट साइटेशन, वर्ल्ड में कहीं पर भी हों, ये किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, उससे रिलेटेड रिसर्च जहाँ पर भी की हुई हो, चाहे जापान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूके में हो, जर्मनी, कहीं पर भी हो, ये सारे उसके बैकवर्ड पेटेंट साइटेशन। और इसके जो राइट को यहाँ पे देखेंगे तो नॉन पेटेंट साइटेशंस हैं, ये दिख रहा है, नॉन पेटेंट साइटेशन जो कि एकेडमिक जर्नल से लिए हुए हैं, ठीक है। इसने डाउनलोड किया है February 13, 2002 को डाउनलोड किया। दिस द नॉन पेटेंट साइटेशंस। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक पेटेंट उसने कर लिया, उसने ये नॉन पेटेंट साइटेशन नहीं दिया, और 15 साल के बाद में उसने किसी को लाइसेंस दे दिया उसका। 15 साल के बाद में जो लाइसेंस की कंपनी थी उसको मालूम पड़ा कि तो ये ऑलरेडी पब्लिश है एक जर्नल में ये आर्टिकल, तो ये जो पेटेंट है इसमें नॉवल्टी नहीं है कुछ भी। तो नॉवल्टी नहीं है तो जो लाइसेंस दिया है हमें पेटेंट का, वो इटसेल्फ इज रॉन्ग। तो उन्होंने उस पेटेंट को कैंसिल कराया। कैंसिल कराने के बाद से उसने कहा कि तुम पैसे वापस करो हमारे, इतने सालों से तुम पैसे ले रहे थे हमारे लाइसेंस के। तो वो कोर्ट में जाके सेटल हो गया मामला, उसको देना पड़ा। तो आपको एकेडमिक नॉन पेटेंट साइटेशन, एकेडमिक जर्नल्स के भी साइटेशन देने होते हैं। क्या पता उससे जो पेटेंट में इन्वेंशन है वही रिलेटेड चीज़ किसी प्रोफेसर ने, रिसर्च स्कॉलर ने की हुई है जो कि आपको अवेलेबल है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो पीएचडी करते हैं यहाँ पर इंडिया में टेक्नोलॉजी साइंस की फील्ड में, दे शुड गो फॉर पेटेंट सर्च, और जो इंडस्ट्री में जो पेटेंट फाइल करते हैं दे शुड गो फॉर एकेडमिक जर्नल सर्च। दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा आज की डेट में। वो पहले का ज़माना ख़त्म हो गया कि आपने एकेडमिक वाले खाली जर्नल देखते थे और इंडस्ट्री वाले खाली पेटेंट देखते थे। बोथ हैव टू सी बोथ बैक, यू नो। अच्छा, पेटेंट नंबर इसका ये है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, या सर इसका मतलब नॉन पेटेंट साइटेशन मींस जो ये जर्नल है दे ऑलरेडी हैव डन सम रिसर्च पर उन्होंने पेटेंट फाइल नहीं किया इस पे। हाँ, ऐसा कि जर्नल में आपने रिसर्च करके आर्टिकल पब्लिश कर दिया, क्योंकि एकेडमिशियंस जो हैं उनको पेटेंट तो करते ही नहीं थे ना पहले ज़माने में। जो इंडस्ट्री वाले पेटेंट करते थे, एकेडमिक वाले जर्नल में जो रिसर्च आई पब्लिश कर दिया। आपका हाई इम्पैक्ट फैक्टर में अच्छे पेपर्स जर्नल में पब्लिश हो गए तो आपको प्रोफेसरशिप जल्दी मिल जाएगी, एंड आपका नाम हो जाएगा, आपका साइटेशन बढ़ेगा, तो आप बहुत एमिनेंट प्रोफेसर कहलाओगे। आपने पीएचडी के हैं साथ, तो आपको एज ए पीएचडी स्कॉलर तो आपका जॉइंट पब्लिकेशन है गाइड के साथ में, तो गाइड को भी फ़ायदा है और आपको ये फ़ायदा है कि भाई आपका जॉब इमीडिएटली मिल जाएगी। आपको इतने अच्छे जर्नल में इतने पेपर्स हैं, जॉब मिलेगी और आपका यू राइज वेरी फास्ट। अभी जो इस समय सिनेरियो है, जैसे मैनेजमेंट के एरिया में, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह में होता है, IEEE के जर्नल्स वो होते हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैनेजमेंट में कंसेप्ट है ABDC, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स कमेटी। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया पूरे वर्ल्ड के मैनेजमेंट जर्नल्स का, तो उनका A स्टार A B C 4 कैटेगरी बांटा है। तो IIMs में जो फैकल्टी सिलेक्शन होता है उसमें देखते हैं आपका A स्टार में या A कैटेगरी के किस जर्नल में पेपर्स हैं। अच्छा, अगर उसमें नहीं है तो B कैटेगरी 1 A कैटेगरी का पेपर इक्वल टू 2 B कैटेगरी पेपर इक्वल टू 6 C कैटेगरी के पेपर। अगर 6 पेपर पब्लिश हो C कैटेगरी में, दैट विल इक्वल टू 2 इन द B कैटेगरी, 8:4:2:1। तो उस तरह से है। तो उसी तरह से IIM में आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है कि पेपर टॉप के जर्नल में पब्लिश्ड हैं, ASR या A एज पर द ABDC क्लासिफिकेशन। और इसी तरह से हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं इन ईच फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग,
जिनमें आपकी पब्लिकेशन है, तो आपका वो आसानी से जॉब मिल जाता है आपको जल्दी से। और ये जो रिसर्च पेपर्स हैं, पहले तो आप PhD में करते हैं, उसके बाद में यू गो फॉर पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, एंड पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप यू गो टू यूनिवर्सिटी which is considered to be at a much higher level than your own university, जहाँ आपने PhD किया है। देन पेटेंट एग्जामिनर, इसमें ये देते हैं कि पेटेंट एग्जामिनर कौन था जिसने कि आपका ये कहा है कि नॉवल्टी, ये तीनों कंडीशन चेक करता है ना गवर्नमेंट ऑफिसर। हर गवर्नमेंट में एक जो पेटेंट डिपार्टमेंट होता है। One question, sir. या Sir, today we may be search we can search like these things on Google, that if there is other patents on about this, but how people were finding these all when there was no search engine like this? पहले फिजिकल फॉर्म में वो करते थे, फिजिकल डॉक्यूमेंट जो होते थे ना, फिजिकल फॉर्म में डिफरेंट कंट्रीज के जर्नल्स, ये पेटेंट डॉक्यूमेंट मंगाते थे। और पहले पेटेंटिंग भी कम होती थी, अप टू अर्ली 90s बिफोर द इंटरनेट केम। तो उसमें था वो, इन्होंने उसको सॉफ्ट कॉपीज तो रखने लगे थे, पर इंटरनेट नहीं था, तो फिर सॉफ्ट कॉपीज में फ्लॉपी डिस्केट में मंगाते थे। एक फ्लॉपी में मान लीजिएगा कि जो फिजिकल फॉर्म में जो आएगा, उसका एक फ्लॉपी में मान लीजिए आपके 1000 पेटेंट्स का बेसिक डेटा आ गया, ठीक है। तो आपने वहाँ से हर महीने आपके पास में सीरीज आ जाएंगी। और जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ थे अप टू अर्ली 90s, जहाँ पर कि ज़्यादा पेटेंट नहीं होती थी, ज़्यादा रिसर्च होती थी, उसमें जो 5 कंट्रीज आते थे वो था जापान, फॉलोड बाय USA, फॉलोड बाय कोरिया, फॉलोड बाय जर्मनी, एंड देन UK। ये ऑर्डर था इन सबका, 5-6 कंट्रीज़ का। तो वो इन कंट्रीज़ के पेटेंट डॉक्यूमेंट्स को सर्च करते थे। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बिकॉज द पेटेंट एग्जामिनर ने प्राइमरली तो अपने कंट्री के पेटेंट डॉक्यूमेंट सर्च किए कि कहीं हमारी कंट्री तो पहले नहीं हुआ है पेटेंट। फिर उसने जो है, जो एक्सट्रैक्ट्स वगैरह आते थे इनके, क्या होता है पहले एक सबके ना प्रिंट फॉर्म में छपते थे जर्नल्स, वो क्या बोलते हैं उसको, गजट, गजट होता है ना, गजेटेड ऑफिसर, नाम सुना है ना गजेटेड ऑफिसर? Yes, sir. तो गजेटेड ऑफिसर वो होता है ऑफिसर गवर्नमेंट में जिसका कि नाम उसके ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन करने के बाद में गजट में उसका नाम छपता है कि ये आदमी इस ऑफिसर पोस्ट पे गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो गया है। तो जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो वही होते हैं जिनका गजट में नाम छप जाता है एक बार। तो उसका है कि उसके पास में वो रेफरेंस होता है कि भाई इस साल मेरे इस गजट के देख लो। आप अगर कहते हैं कि आप गजटेड ऑफिसर नहीं हो, तो कहते हो इसमें देख लो इस साल के गजट में इस वाले में इस पेज पे मेरा नाम छपा हुआ है ना, जो कहते हैं ना कॉपी अटेस्टेड बाई गजेटेड ऑफिसर। तो Yes, sir. तो गजेटेड ऑफिसर ने उसको अटेस्ट कर दिया। अटेस्ट करने के बाद में कहीं पर अगर कोर्ट में कभी भी हुआ तो गजेटेड ऑफिसर के नाम से वो चेक कर लेंगे भाई ये वाकई में गजेटेड ऑफिसर है या नहीं है। तो वो पहले गजट में छपते थे, इंडिया में गजट में छपते थे सारे पेटेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अच्छा, नाउ जो गजट में छपते थे उसके बाद में गजट जो है वो होता है डिफरेंट मिनिस्ट्री का। इंडिया में जैसे इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन में सरकारी नौकरी है, आपने छुट्टी ले ली 4 दिन की, 6 दिन की, आप कैजुअल लीव ले ली, मेडिकल लीव ले ली, आपको कुछ नहीं कर सकता। अब आपको जो छापना था वो छपने में डिले हो जाएगा, तो 2, 4, 6, 8, 10 महीने का डिले चलता रहता था इसका। इट वॉज वेरी कॉमन थिंग। पर पेटेंट का पब्लिकेशन जो है इट कांट गो इन दिस लेक्स मैनर। ये लेक्सिटी एक्सेप्टेबल नहीं है इंटरनेशनली। इट शुड बी पब्लिश। तो जो इसको ये डिसाइड किया गया कि जो गजट में छपने के बजाय इसको सीधा पेटेंट ऑफिस इसको प्रिंट करे। और तब तक ये सॉफ्ट कॉपी का ज़माना आ गया था। तो ये हर फ्राइडे को, मैंने पिछली बार बताया था कि हर फ्राइडे को जो इसका पेटेंट जर्नल छपता है, जर्नल इसको बोलते हैं, जर्नल ऑफ द पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया। उसका एक वॉल्यूम होता है पेटेंट के ऊपर, एक होता है ट्रेडमार्क के ऊपर। तो इसी में एक डिज़ाइन का भी थोड़ा पार्ट आ जाता है। तो ये जो छपते हैं हर फ्राइडे को एट डॉट छप जाता है। वो मतलब वेडनेसडे थर्सडे को रात भर जगें या कुछ भी करें,
जितना उनका रेडी है फ्राइडे के इवनिंग में 5 साढ़े 5 तक, उसको वो फ्राइडे को शाम को रेडी कर देंगे कि भाई अब बाकी नहीं हो पाया हमारा, इतना हो गया तो इतने को छापो, बाकी को हम अगले वीक में डाल देंगे। पर आएगा हर फ्राइडे को रात को, हर फ्राइडे के रात को पब्लिश हो जाता है, यू कैन एक्सेस इट ऑनलाइन। तो फ्री एक्सेसिबल है सर? हाँ फ्री एक्सेसिबल है। मैंने पिछली बार बताया था वेडनेसडे को हमारी, नहीं थर्सडे क्लास थी परसों, मैंने कहा था ना कि फ्राइडे को देखना रात को या सैटरडे को सुबह देख लेना, अभी देख लेना क्लास के बाद में। सर व्हाट टू सी सर? पेटेंट ऑफिस आईपी इंडिया जाओ, है ना। Yes, I don't sir. know if I can, if you are sharing my this screen, if I open this thing, can you see that also? Yes, sir. We can see. Please open here, just in a new tab. New tab में, अच्छा new tab में Just on this plus हाँ, button. एक मिनट IP patent trademark passport। ये खुल गया, देश सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो तो खुला नहीं मेरा। इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम, हाँ ये पेटेंट सर्च खुल रहा है, एक सेकंड। Are you able to see this? दिख रहा है नहीं? हाँ Yes, sir. We can see. दिख रहा है ना, ये देखो मैनुअल आ गया है इसका, और मैनुअल आ गया उसके बाद में, अच्छा ये FAQ जो है ना, इधर दिख रहे हैं FAQs, ये वाले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये जो FAQs को डाउनलोड करके, ये देखो P20 2020 के हैं लेटेस्ट, मैं इसको डाउनलोड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा, आप वो साइड में फ्लॉपी डिस्क बन रही है ना, उसको ऊपर क्लिक करिए। The save है save। तो ये FAQs को देखना, मैंने इसको सेव करने की कोशिश किया, हो गया होगा तो मैं इसको भेज दूंगा सबको, ठीक है। We can access it from एक्सेस कर from लेना, this ये site. बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है ना FAQ जो है, इसमें ये यहाँ से चालू हो जाते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज ए पेटेंट, है ना, व्हाट इज द टर्म ऑफ ए पेटेंट, 20 इयर्स। थर्ड इज विच एक्ट गवर्न द पेटेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। द पेटेंट एक्ट 1970 दिया हुआ है ना, ये द पेटेंट एक्ट 1970, Yes, sir. देन डज ए पेटेंट, इनको व्हाट दे हैव डन, अब वही वाली बात है, सरकारी सिस्टम में जो है उनकी जितनी अकल होती है उतना ही काम करेंगे, इनिशिएटिव कम लेते हैं। दे शुड पुट दिस क्वेश्चन इन द बोल्ड, ठीक है, आंसर नॉर्मल रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, व्हाट कैन बी पेटेंटेड, दिस शुड बी इन द बोल्ड, ठीक है। तो इसमें ये सारे काफ़ी सारे 6 इज व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबिलिटी, इट शुड बी नॉवल, it should have inventive step, it should be capable of industrial appearance, it should not violate provisions of section 3 and 4 of the Patents Act। जितना एक 4 कंडीशन दी हुई है ना इसमें, can you see Yes, this? Yes, sir. Yes, sir. I told you only 3, why? I told you the standard ones. Your fourth condition is like Indian patent system does not allow the patent on any, does not grant patent on any atomic energy related invention। तो वो सेक्शन 3 और 4 और पेटेंट एक्ट 1970 में दिया हुआ है, उस पेटेंट एक्ट से पढ़ लेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी मीट करनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब है कि इट शुड बी पेटेंटेबल इन इंडिया, इट शुड बी बैंड आइटम ऑफ रिसर्च फॉर पेटेंटिंग,
ठीक है, इट शुड नॉट बी बैंड आइटम फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट. It should be patentable in India. That means India Patent Act should allow patenting of that particular invention as per the field. USA में अलाउड है, इंडिया में अलाउड नहीं है फॉर आवर ओन सिक्योरिटी रीजंस. ठीक है. देन अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ इन्वेंशंस आर नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया. ये जो है ये जो है ना, ये जो है इन इन्वेंशन विच इज फ्रिवोलस और विच क्लेम एनीथिंग ऑब्वियसली कंट्री टू द वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज. ये जो चीज़ें हैं ये इसकी और इसका ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं दे आर नॉन पेटेंटेबल. और अभी आ जाता है 8 नंबर का, इसलिए मैं कहता है इशू बोल्ड ना कि व्हेन शुड एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट बी फाइल, कब फाइल करनी चाहिए आपको. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 25 पेजेस हैं ये सब लोग डाउनलोड करके पढ़ लेना. इट विल बी वेरी यूजफुल थिंग फॉर 2 पर्पजेज. One is your FAQs. Sorry, FAQs will be very important for your MCQs. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो लिया जाएगा वो इनमें से बड़ा आसानी से मिल जाएगा, सो दैट यू कैन गो थ्रू इट. इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो समझाने वाली बात नहीं. अच्छा ना, मैं इस पर आ जाता हूँ मैनुअल फॉर दिस थिंग. ये आ गया आपके पेटेंट डिपार्टमेंट. ये पब्लिकेशन ये तो बॉटम पे जर्नल दिख रहा है. यस सर. पब्लिकेशन में बॉटम पे जर्नल है ना, इसको मैंने क्लिक किया. अब ये जो है इसका ये डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी, जर्नल नंबर, और ये इधर 36 ऑफ 2021 36 पब्लिश हो चुके हैं. ये 3 सितंबर का है डेट ऑफ पब्लिकेशन. 3 सितंबर कब था बताओ? कल. अरे कल हाँ कल था ना. अच्छा, इससे पहले वाला फ्राइडे कौन सा था? 27/8. उससे पहले वाला फ्राइडे कौन सा था? 20 अगस्त. दिख रहा है ना ये? So ये 36 means 36 वीक है क्या? 36 वीक है क्या? Yes. First Friday. Yes, that can be. You can make out कि it must be 36th Friday of 2021. Correct sir. है ना? By logic यही है कि हर फ्राइडे को होता है, तो जो फर्स्ट फ्राइडे को 1/2021, जनवरी में जो सेकेंड फ्राइडे आया जनवरी में, दैट इज़ 2/2021, और 2021 का 36 फ्राइडे था कल. चेक कर लेना. तो इसमें जो है डेट ऑफ अवेलेबिलिटी आपको रात को उन्होंने किया और आपको डेट ऑफ अवेलेबिलिटी होगी उसी दिन. ठीक है. अच्छा, फिर डाउनलोड आप कर सकते हैं इसको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. जो इसका पार्ट 4 है, मैंने ना 1, 2, 3 पार्ट है, ये पेटेंट के ऊपर है. जो पार्ट 4 है वो डिज़ाइन के ऊपर है. ठीक है. डिज़ाइन का सेपरेट जर्नल नहीं आता है. इसमें जो लास्ट वाला दे रखा है वो 2007 का दे रखा है. तो किसमें क्या खोला है बताओ? मतलब इसमें नीचे लास्ट पेज पे गया था मैं, तो उसमें ये वाला डिज़ाइन वाला नहीं वो ये जो एंट्रीज है ना वीक वाइज, उनके लास्ट पेज पे गया था. फर्स्ट एंट्री देखी थी मतलब मैंने. पार्ट 1 के लास्ट पेज पे जाए हमें? नहीं सर, मतलब ये जो जर्नल्स की डाल रखी है ना इन्होंने वीक वाइज, वो जो मैंने अभी चेक करा, जैसे जो पहले सबसे पहले वीक में डली थी 2007 में डली थी मतलब. अच्छा, तो वो 2007 में क्यों डली थी? मतलब उससे पहले नहीं था ना ये. उससे पहले वो क्या बोलते हैं उसका गजट ऑफ इंडिया में आता था ना. अच्छा, तो सर वो कहाँ पे मिलेगा अगर उसका वो देखें? गजट तो पटियाला हाउस पे पब्लिकेशन डिवीज़न है. किताब महल, ये 3-4 दुकानें थी जो कि इसको करती थी. पटियाला हाउस पे जो है
पब्लिकेशन डिवीज़न का ऑफिस है। अब वो 2005 और 6 का देखोगे तो वहाँ पे रखा हुआ तो मिलेगा नहीं, वो उनके उसमें होगा ना। और दूसरा होता है कि एक कंसेप्ट है इंडिया में, इंडियन आर्काइव्स। तो इंडियन आर्काइव्स में जाओगे तो उसमें इस तरह के सारे ऑफिशियल सब चीज़ मिल जाएंगी। इंडियन आर्काइव्स में आपको पिछले जब से गजट सिस्टम चालू हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने चालू किया था इंडिया में, गजट नंबर 1 फर्स्ट ईयर जो उनका चालू किया था, जब भी उन्होंने 1800 में जब भी चालू किया था गजट सिस्टम, वो भी मिल जाएगा आर्काइव्स ऑफ इंडिया में। और जो पुराने जो हैं उनका पेपर इतना ब्रिटल हो जाता है, वो आप उसको फोल्ड कर टूट जाएगा, कट जाएंगे। तो उनको उन्होंने ना एक कंसेप्ट पिछले 25 साल से 20 साल से चल रहा है कि उनको सबको धीरे धीरे के बड़े केयरफुली डिजिटाइज कर रहे हैं उनको। तो डिजिटाइज फॉर्म में वो सब मिल जाएंगे आपको। अभी जो पुराने वाले गजट्स हैं ना, 1920 का, 1915 का, 1905 का, जो पिछले 100 साल 100 साल पुराने जितने भी गजट्स हैं, और उसमें देख लो कि उसमें एक वो डिफरेंट कंटेंट में होता है ना, गेजेटेड ऑफिसर्स, अपॉइंटमेंट्स इन द गवर्नमेंट। तो उसमें देख लो कौन कौन गेजेटेड ऑफिसर्स थे उस जमाने के। उसमें सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आ जाएगा। ही वॉज ऑल्सो ही जॉइन्ड द सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विस। देन ही रिजाइन वेरी क्विकली, आई थिंक विद इन ईयर और सो ही रिजाइन ऑल्सो। ये और जल्दी रिजाइन कर दिया था उन्होंने। ये समझ में आ गया जर्नल्स का सारा। अच्छा, इसमें कि 1 2 3 पार्ट जो हैं दे आर द पेटेंट, और ये वाला डिज़ाइन का है, और इसका नाम जो है पेटेंट एंड डिज़ाइन जर्नल। ठीक है। तो Yes, sir. But even if there it is available online and it is available in PDF, then also it will be like very hard to find like. इसीलिए तो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर आपको आपके लाइब्रेरी में only 2 लाख किताबें हैं, तो 2 लाख किताब बुक्स में से आपको फिजिक्स की एक चाहिए, कोई भी ऑथर ले लो, उसका फिजिक्स का ऑथर का बुक ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढोगे आउट ऑफ 2 लाख बुक्स? उसका सिस्टम है ना। फिजिक्स की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो पहले उस सेक्शन में जाओगे, उस सेक्शन का भी एक नंबर होता है, कॉल नंबर। कॉल नंबर देखें ना, लाइब्रेरी में बुक ढूंढते हैं कॉल नंबर से। जो आपके जो Yes, sir. आप एंटर करते हो लाइब्रेरी में, वो बहुत सारे वो लगे हुए ना, तो पहले वो होते थे कैटलॉग बोलते थे उसको, हाथ से पुल करके वो कैटलॉग होता था, उसमें सारी बुक के नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देते थे। ऑथर के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते थे बुक्स के। दे वर विद द ऑथर सरनेम एज वेल एज फर्स्ट ऑथर सरनेम एज वेल एज बुक टाइटल। तो उसमें ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स टाइटल पे चले जाए, ऑप्टिक्स की सारी किताबें एक साथ मिल जाएंगी। अगर आप उसमें ऑथर पे जाते हैं, तो उसका सपोज कोई एंडरसन की है बुक ऑप्टिक्स के ऊपर, तो एंडरसन पे जाएंगे, उसका कॉल नंबर मिल जाएगा दिस वो उसका। तो इसी तरह से यू गो टू द जो आपको पेटेंट सर्च करना है ना, जिस फील्ड में आपको मोबाइल की हैंडल टेक्नोलॉजी का करना है या किसी चीज़ का और करना है, टच स्क्रीन का करना है, तो जो भी कुछ करना है आपको, ह्यूमन यूटिलिटीज़ का करना है, तो उसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन सिस्टम है। विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑल्सो। ठीक है। तो यू गो टू दैट एंड देन यू विल गेट इट। ओके। तो इस तरह के जो Okay, sir. सारे So कंट्रीज, like for other countries, like there is a Google patents where we can search, like for US. वो देखो, वो आपका शॉर्टकट है क्लास के टर्म पेपर लिखने के लिए। ठीक है। बट Yes, sir. अगर पेटेंट एग्जामिनर को करना होगा तो यूएसए का पेटेंट एग्जामिनर ये डॉक्यूमेंट देखेगा, गूगल सर्च नहीं करेगा। इंडिया का पेटेंट एग्जामिनर जो इस तरह का पेटेंट पब्लिश है यूएसए का और जापान का, वो देखेगा। वो गूगल सर्च करके उसका काम नहीं चलेगा। उसको तो ऑथेंटिक कहना है कि यस वी ग्रांट पेटेंट। ही इज ए गवर्नमेंट पोजीशन, ही कांट बी ही कांट अफोर्ड टू बी सो कैजुअल अबाउट दिस थिंग कि गूगल सर्च कर लिया नहीं मिला। टर्म पेपर में कर सकते हो ये। ठीक है। इवन पीएचडी थीसिस में भी ये नहीं चलता है। चला रहे हैं आजकल लोग, वो अलग बात है, पर पीएचडी थीसिस में गूगल सर्च करके आपने कहा कि ये मेरे को लिटरेचर में ये चीज़ मिली, बट दैट इज़ नॉट एडिक्वेट। यू हैव टू गो थ्रू ऑल टॉप जर्नल्स, एक्चुअल जर्नल्स को साइट पे जाके उनको ढूंढ कर वहाँ से सर्च करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज़। और जो जर्नल्स फ्री नहीं हैं उसमें आपको वो कंटेंट देते हैं कि ये आर्टिकल्स है, आपको लगी आर्टिकल मुझे
चाहिए तो उनसे आप उसको, आपको लाइब्रेरी को बोलेंगे, लाइब्रेरी उसको खरीदेगी और लाइब्रेरी खरीद के वो आपको अवेलेबल कराएगी। ऑल दी सिस्टम्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। Yes, sir. It is available like for. तो वो सिस्टम होता है, बट देन यू हैव टू इन पीएचडी ऑल्सो गूगल सर्च से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गो फॉर द ओरिजिनल वंस। और ये पेटेंट एग्जामिनर को तो ये ओरिजिनल देखने पड़ेंगे सारे, ठीक है, हर कंट्री के देखने पड़ते हैं। और यही कारण है कि जो जो पेटेंट सर्च वगैरह यूएसए में कंप्यूटर सबसे पहले आए थे, वहीं इन्वेंट हुए थे, IBM वगैरह वहीं चालू हुए थे। दे हैड द सिस्टम कि हमने कहा कि भाई ये जो है नॉवल्टी है, इसकी इन्वेंटिवनेस है, यूटिलिटी है, हमने इसको पेटेंट ग्रांट कर दिया। तो इन यूएसए दे यूज्ड टू ग्रांट पेटेंट, एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो पेटेंट एग्जामिनर्स होते थे यूएसए के अलावा ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उन सब कंट्रीज में पेटेंट एग्जामिनर कहता था देखो बाय एंड लार्ज इट इज सो, तो मेरे हिसाब से तो पेटेंट ग्रांटेबल है ये। तो वो कहते थे कि दीज आर द पेटेंट्स रेडी फॉर ग्रांट इफ एनीवन वांट्स टू अपोज इट, लिसन केयरफुली, इफ एनीबॉडी वांट्स टू अपोज इट प्लीज अपोज इट गिविंग योर रीजन। रीजन क्या होगा कि 3 कंडीशन में कोई कंडीशन मीट नहीं कर रही है, ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या कंडीशन नॉवल्टी वाली होगी कि भाई ये तो मैंने वहाँ पे देखा था, यू कैन ग्रांट पेटेंट टू दिस, नॉवल्टी। और दूसरा है कि इन्वेंटिवनेस, नॉन ऑब्वियस। तो ये 2 कंडीशंस के ऊपर कोई भी पेटेंट को अपोज कर सकता है। तो सपोज आई एम एन एप्लीकेंट and you want to oppose on this thing, you will give your application to the patent office कि this is not patentable, आपने गलत किया है। मैंने ऐसी चीज़ यूएसए में देखी थी, मैंने जर्मनी में देखी थी, कहीं कुछ देखा था मैंने, वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, नॉवल्टी नहीं है। तो वो जो है, वो जो आपका लेटर पेटेंट ऑफिस को आप देंगे, वो मुझे पास ऑन कर देंगे कि भाई इसने इस ग्राउंड पे अपोज किया है ये, तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो या तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, तो पेटेंट की मेरी एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर मैंने उसको जो मुझे अपोज किया है उसका मैंने रिप्लाई किया, तो उस रिप्लाई को पेटेंट ऑफिस विल सेंड इट टू द पर्सन हु हैज अपोज द पेटेंट, माय पेटेंट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट। उसको अगर मेरी बात ठीक लगी तो वो चुप हो जाएगा, तो मुझे पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। पर उसको लगा कि ठीक नहीं है, फिर भी वो कहता है कि इसका ये आर्गूमेंट है, वो आर्गूमेंट है, तो ये नहीं हो सकता है। तो फिर पेटेंट ऑफिस में जो पेटेंट एप्लीकेंट है और जो अपोज कर रहा है, दोनों को हियरिंग के लिए बुलाते हैं। और जो असिस्टेंट कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, जॉइंट कंट्रोलर इन द पेटेंट ऑफिस, वो उनके पास में 5-6 रूम्स हैं जहाँ पे उनकी हियरिंग होती है। वहाँ पे दोनों को बिठा के उनसे आमने सामने बात करते हैं। वो आमने सामने जब बात हो जाती है, उसके बाद में वो कहते हैं तो ऐसा है, तो अगर दोनों पार्टी एग्री कर लेती हैं किसी बात पे, पेटेंट एप्लीकेशन सही है या गलत है, दोनों जिस बात पे एग्री कर लेती हैं वो हो जाता है। और अगर वो नहीं हुआ तो जो भी उन दोनों में से जो जिसके फेवर में नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये इसका अपोजिशन गलत है, वी आर गोइंग अहेड विद द ग्रांट ऑफ पेटेंट, तो पेटेंट ग्रांट करेंगे। पर वो जो दूसरा बंदा है, ही हैज़ द राइट टू गो टू द अपेलेंट बोर्ड, IPAB, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेंट बोर्ड, जो अभी रिसेंटली पिछले 1 साल पहले उसको वाइंड अप कर दिया गया है। नहीं तो ये सिस्टम था। अब यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जाएं, अपने अपील करें कि भाई ये पेटेंट ग्रांट किया जा रहा है, गलत है। तो वो सिस्टम होता है। और हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तो जो कह दे कि सुप्रीम कोर्ट वही सही है, तो दैट इज़ अ सिस्टम। पर यूएसए में होता है कि उन्होंने कहा कि ये पेटेंट ग्रांट कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है, तो यू आस्क फॉर रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट, यू कैन राइट द वर्ड रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट इन यूएसए। You have to apply for revocation of the patent, क्योंकि पेटेंट एग्जाम will not put it for opposition, कोई अपोज करने की अपॉर्चुनिटी, ग्रांट हो गया तो हो गया। और वो जो इंडिया का जो हल्दी वाला जो था ना, वो पेटेंट वो ग्रांट कर दिया था उन्होंने, फिर हमने उसको रिवोक करवाया। इंडिया के और किसी यूएसए के अलावा और कोई कंट्री होता, तो इन दैट केस दैट पेटेंट वुड हैव बीन पब्लिश्ड फॉर ग्रांट, एंड इंडिया को अपोज की। Sir, what is that हल्दी वाला? हल्दी वाला? Yes. अभी थोड़ी देर वेट करो, शायद आज टाइम मिलेगा तो आज हो जाएगा, वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। नहीं तो
मंडे को परसों पहुंच जाएंगे इसी स्लाइड में, और देख लेना इसमें सब डिटेल दी हुई है उसकी। ओके ठीक है, जो स्लाइड में ईमेल किया है ना, सर ईमेल शायद नहीं आया है। देखो देखो आ गया होगा, ईमेल क्यों नहीं आया? एक मिनट आई थिंक यस यू मे बी राइट। जीशान आर यू देयर? और जीशान आई थिंक ही हैज गॉन हियर और देयर, लंच वंच करने चले गया होगा। बट हाँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ है कि मैंने उसको हॉटमेल से भेज दिया अपने, तो हॉटमेल से जो भेजा है वो हॉटमेल से आई कांट सेंड इट टू योर जो कोर्सेज का है ना, तो पर हाँ जीशान को भेजा उसको, तो मैंने भेजा है उसके आईआईटी वाले मेल आईडी पे, तो उससे वो सबको भेज सकता है उसको। सर टीम्स पे डाल दूं? हाँ सर, टीम्स में कर दीजिए सर। टीम्स पे कैसे करते हैं मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। सर जस्ट गो टू द फाइल सेक्शन सर। अच्छा ऐसा है कि देखो, जिसके पास में टाइम हो ना, अभी मेरे को 15 मिनट थोड़ा क्लास का कर लेने, तो एंड में मेरे पास भी टाइम है, और जिसके पास टाइम है वो एक जना रुक जाए, मुझे बता दे कैसे टीम पे डालने, डाल दूंगा मैं। ओके ठीक सर, है, ओके। अभी मैं आई कम बैक टू व्हाट आई वाज डिस्कसिंग। ओके, यस सर। you are able to see the patent application form? यस सर। तो ये है नॉन पेटेंट साइटेशन, ये पेटेंट एग्जामिनर जिसने कि उसको, क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है पेटेंट एग्जामिनर की, उसका नाम है यहाँ पे छपा हुआ। इंडिया में नहीं देते हैं पर अमेरिका में देते हैं, कि कौन है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी कि उसने कैसे ग्रांट कर दिया तो उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी। ठीक है, देन उसका पेटेंट अटॉर्नी कौन था, जो पेटेंट एप्लीकेंट है। पेटेंट एप्लीकेंट जो है इंडिया में तो देखो हम गरीब वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा पॉपुलर है, ये बेचारा है, ये गरीब है, इसको पैसा नहीं लगना चाहिए, कम पैसे में हो जाना चाहिए। पर यूएसए में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ पर यू हैव टू नेचुरली हैव ए पेटेंट अटॉर्नी। तो जो पेटेंट अटॉर्नी या पेटेंट एजेंट या पेटेंट एजेंट फर्म या अटॉर्नी फर्म, उसका नाम होता है यहाँ पर, देना हेयर वीवर एंड थॉमस, ये एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कल पूछ रहे थे ना एलएलपी, तो ये इंडिया में कंसेप्ट वहीं से ही आया है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करते हैं लोग। तो जो लॉ फर्म्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं, जो इस तरह की सर्विसेज सेक्टर वाली फर्म्स होती है ना, दे गो फॉर रादर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दे गो फॉर एलएलपी। जो पहले खाली पार्टनरशिप होता था, तो अब उसका उन्होंने करके उसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कर दिया। तो जितनी सर्विसेज सेक्टर की फर्म्स होती हैं, कंसल्टिंग फर्म्स, दे आर नॉट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दे आर जनरली लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म्स, एलएलपीज। और वहाँ पे तो लिखते हैं ना, दिस बेयर वीवर एंड थॉमस एलएलपी। अच्छा, फिर उसका एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट है वो इससे अगले पेज में कंटिन्यू करेगा, क्योंकि लास्ट है ना इसमें, इट विल कंटिन्यू 1 और 2 पेजेस, नॉर्मली हाफ टू 1 पेज होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो ये इसका एक समझ में आ गया सबको कि किस टाइप का ये होता है, ये यस सर। है ना। One question, sir. Sir, in हाँ previous slide, you have हाँ just a design of that. So, sir, like if something like I have invented, then I will have to show them a physical sample, or just the design is enough? दोबारा बोलना। Sir, for हाँ, filing a patent, do we need a physical sample of the product, or just नो नो a नो नो, design is enough? नहीं नहीं, आपको इसमें थ्रू ये जो एप्लीकेशन में ही बताना है कैसे क्या करना है, फिजिकल बना के नहीं देना है, Okay, sir. प्रोटोटाइप बना के नहीं देना है। Okay, okay, I understood. ठीक है, आपको इसी में ही डिस्क्राइब करना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अच्छा ये है पेटेंट ओनरशिप असाइनिंग अंडर यूएस लॉज, द ओनरशिप Sir, ऑफ पेटेंट। या sir, like then how Coca-Cola will is Coca-Cola patented its secret? नो 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 नो, इट इज़ नॉट पेटेंटेड, नहीं तो कोई भी नहीं बना लेता कोका आज की डेट में। उसका जैसा कोई कंपनी ने कोका कोला का जैसा ड्रिंक नहीं बनाया है जो कि सबको मतलब विच इज़ ए मोर प्रेफर्ड ड्रिंक देन एनी अदर कोला ड्रिंक, बिकॉज दे हैव केप्ट इट एज ए ट्रेड सीक्रेट।
ओके वो सर। उन्होंने ट्रेड सीक्रेट रखा हुआ है। आपने अपने सीक्रेट को रखा है तो किसी को कैसे मालूम पड़ेगा बताओ? नहीं मालूम पड़ेगा ना, सीक्रेट इज सीक्रेट, और कोई लॉ ही नहीं होता सीक्रेट के बारे में। तो अंडर द यूएस लॉ द ओनरशिप ऑफ पेटेंट और पेटेंट एप्लीकेशन इनिशियली लाइज विद द इन्वेंटर। बताया था ना मैंने, द इन्वेंटर कैन असाइन ओनरशिप राइट्स टू एन एंटिटी रेफर टू एज द असाइनी। ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले इवनिंग में। टिपिकली एन असाइनी is an organization that may have employed the inventors or at least compensated them in some manner when the invention was conceived or reduced to practice. तो ये चीज जो है एग्जांपल सर वन क्वेश्चन, सर वन क्वेश्चन, अगर ये पेटेंट पे किसी ने अगर वो अपनी फाइलिंग की है अपोज इट, तो हु विल गेट मींस यूएसए में ZSK और असाइनी? नहीं यूएसए में तो अपोज का सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, जब उसने पेटेंट फाइल की उसने यहाँ पे लिखा कि असाइनी कौन है इसका, असाइनी और ओनर ऑफ द पेटेंट एप्पल कंप्यूटर्स, उसका नाम आ गया। और एप्लीकेशन फाइल करते ही उसके ऊपर जो भी कुछ होगा असाइन हो चुका है ना, वो तो साइमल्टेनियसली उधर एप्लीकेशन डाली, दूसरा उसने जैसे उसने असाइनी का नाम आ गया तो असाइनी को ओनरशिप मिल गई उसकी। अच्छा ओके सर। पर उनके यहाँ सिस्टम वही चला रहा है कि इन्वेंटर के नाम से ही होगा पेटेंट फाइल। और जब आपने वहीं उसमें दो देते हो कि इधर इन्वेंटर का नाम है इधर असाइनी का नाम है, तो वाई यू आस्क द इन्वेंटर टू फाइल द एप्लीकेशन, वाई नॉट द असाइनी हिमसेल्फ सेज कि ये मेरी एप्लीकेशन है, और Yes, उसमें इन्वेंटर का नाम डाल दो, जैसे बाकी वर्ल्ड के हर कंट्री में यही होता है। एप्लीकेंट होता है वो कंपनी होती है, तो उसमें लिखा होता है एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट में आएगा एप्पल कंप्यूटर अगर इंडिया में है तो। सपोज इंडिया की R&D ब्रांच उन्होंने खोल दी एप्पल वालों ने इंडिया में, और वो ब्रांच ने डायरेक्टली एप्लीकेशन फाइल की इंडिया में, तो एप्पल कंप्यूटर ही फाइल करेगा और उसमें लिखा होगा नीचे को इन्वेंटर्स, तो इन्वेंटर का नाम जरूर होगा उसमें, विच इज ए मैंडेटरी थिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्वेंटर का नाम उसमें जरूर होता है जो एप्लीकेशन होती है, ठीक है। पर यूएसए में सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। आगे चलें। ये होता है जैसे जो सैंपल पेटेंट है ना, इसमें ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग शीट नंबर, ऐसे आपके कि इसके शीट 1 of 7, तो 7 शीट्स में इन्होंने ड्राइंग दी हैं। जो पूछ रहा ना प्रोटोटाइप नहीं होगा, ये शीट्स में ही आपको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या क्या है इसमें, है ना। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, Y है, X है, Z है, तो ये सारी चीज़ें, ये फिगर नंबर 1 है। इस तरह से बहुत सारे फिगर्स होंगे, ऐसे 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी हो सकते हैं, और उसी को ही आपको डिस्क्राइब करना है कि पेटेंट इनसे फिगर में किस चीज़ क्या चीज़ कैसे काम करेगी। ये इसी की डिटेल दी हुई है, ये है ना, टच पैड हैंडल डिवाइस, डिटेल्स और रिलेटेड एप्लीकेशन जो पहले की हैं, बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन, कि बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन, फील्ड ऑफ इन्वेंशन, द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स जनरली टू ए मीडिया प्लेयर having a touchpad. More particularly, the present invention relates to touchpads having scrolling features. दूसरा, description of the related art. तो ये जो है ना, जो बैकग्राउंड है रिलेटेड आर्ट क्या है, ये सारा बैकग्राउंड देने के बाद में आपको आ जाता है कि इसका जो है ना, ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्राइंग है राइट हैंड को, और ये इधर समरी ऑफ द इन्वेंशन है लेफ्ट हैंड को। दिख रहा है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्राइंग्स में क्या फिगर 1 क्या कहता है, फिगर 2 क्या कहता है, फिगर 3 क्या कहता है, ये सब आ जाता है। इसमें फिर आता है नेक्स्ट चीज़ कि आपने जो भी कुछ करा है ये सारे ड्राइंग्स के थ्रू बता दिया, आपने समझा दिया तो 20 ड्राइंग्स हैं। फिर व्हाट इज क्लेम्ड इज, राइट हैंड को दिख रहा है? यस सर। क्लेम्स ऑफ द इन्वेंशन, व्हाट इज क्लेम्ड इज दिस, ये सारा आपने क्लेम किया है। तो जो आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है, लीगल प्रोटेक्शन, इन क्लेम के ही ऊपर मिलता है। ये क्लेम है ना, ये व्हाट इज क्लेम्ड इज, दिख रहा है राइट हैंड को? Yes sir, we can see. हाँ, तो
जो क्लेम है उसी के ऊपर आपको प्रोटेक्शन है और किसी चीज़ को प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो आपने क्लेम किया है और जो अपोज करता है अदर देन यूएसए कहीं पर भी, वो भी क्लेम के ही ऊपर अपोज करता है कि आपका जो क्लेम है गलत है। इट कैन बी प्रोडक्ट प्रोसेस और एनीथिंग, बट उसमें है कि जो क्लेम कर रहे हो ना वही चीज़ अल्टीमेटली। अच्छा, क्लेम में दो तरह के क्लेम्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लेम, एक होता है डिपेंडेंट क्लेम। तो जो इंडिपेंडेंट क्लेम आर इंडिपेंडेंट, और जो डिपेंडेंट क्लेम्स हैं दे आर इन देयर लैंग्वेज, दे वुड बी टॉकिंग अबाउट कि ये जो क्लेम है हमारा, ये क्लेम है एज पर दिस क्लेम नंबर 1, ठीक है। तो वंस यू से एज पर क्लेम नंबर 1 या उसका फर्दर कुछ है, तो वंस यू से फर्दर टू 1 क्लेम नंबर 1, तो इमीडिएटली इट मीन्स कि ये डिपेंडेंट क्लेम हो गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखूँ मैं। ये व्हाट इज क्लेम्ड इज ए मीडिया प्लेयर फॉर दिस थिंग, ये हो गया इसका इंडिपेंडेंट क्लेम। अच्छा, ये डिपेंडेंट क्लेम जो है ना 2 नंबर का जो है, द मीडिया प्लेयर एज रिसाइटेड इन क्लेम नंबर 1, तो एज वंस यू से इट इज एज रिसाइटेड इन क्लेम नंबर 1 वेर इन दिस थिंग, तो ये जब वेर इन वाली बात आ गई ना, क्लेम नंबर 1 का रेफरेंस आ गया, तो ये जो है डिपेंडेंट क्लेम हो गया नंबर 2 और नंबर 3। इसमें भी है द मीडिया प्लेयर एज रिसाइटेड इन क्लेम नंबर 1 further including this. So once you say that is further to claim number 1, so claim number 1 is independent and this is dependent. And by definition, in every patent application, claim number 1 will be independent claim. 2, 3, 4, 5 can be independent or dependent, दोनों हो सकते हैं। by definition claim number 1 will be independent, क्योंकि वो किसको रेफर करेगा कि which other claim, ठीक है। Shall we move ahead? Yes, sir, we can. ये जो है इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो पहला जो है यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फीस, तो फीस किस तरह की होती है ये दिया हुआ है इसमें। और फिर ये फॉर्म नंबर 1 चालू होता है जो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। तो पहली एप्लीकेशन देते हैं पेटेंट ग्रांट के लिए, वो होती है ऑन फॉर्म नंबर 1, और एक प्रोविजनल कंप्लीट सर्टिफिकेशन, इसका कंसेप्ट है, विल डिस्कस इट जस्ट आफ्टर दिस। अगर आपने जो क्लेम्स हैं, क्लेम में आपको अभी थोड़ा सा डाउट है कि आप कहीं वही है जिसको आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो आपने अभी क्लेम आपके रेडी नहीं हो रहे हैं, बाकी सारी आपकी जो है वो आपकी रेडी होगी एप्लीकेशन, पर क्लेम में थोड़ा सा डाउट है, तो आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको आप फाइल कर सकते हैं इन फॉर्म नंबर 2, प्रोविजनल एप्लीकेशन। और वंस यू से इट इज प्रोविजनल एप्लीकेशन, तो फॉर्म नंबर 2 में आपने दी, तो उसमें आपको क्लेम आपने नहीं दिया, बट आपकी डेट ऑफ प्रायोरिटी वही काउंट हो जाएगी जब आपने फॉर्म नंबर 2 भर के दे दिया। And once you have given the form number 2 provisional application with the, this application with the provisional specification without claim, then you again say that again fill the form number 2 with complete specification जब आपको final हो गया ना, so you give the application in the same form giving the reference of your first form. Okay, so this is you have to do it in form number 2. देन ये डिफरेंट ये पर्पस लिखा हुआ है कि व्हाट इज द पर्पस फॉर विच, व्हाट इज द एप्लीकेशन नंबर। ये देखो, ये 9 नंबर इज रिप्रेजेंटेशन फॉर अपोजिशन टू ग्रांट ऑफ पेटेंट। तो इफ यू वांट टू अपोज एनीबॉडीज पेटेंट विच इज रेडी फॉर ग्रांट, तो यू हैव टू फिल योर एप्लीकेशन इन फॉर्म 7A, यू हैव टू अपोज इट। ओके, ये डिफरेंट पर्पजेज हैं, इसमें सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी जो अपने वेबसाइट है उसकी, उसमें सब इसका, ये जो ब्लू में है ना सारे, इसको अब आप मेरे तो ये तो इसका वो है PDF है, बट जो वेबसाइट पे है वंस यू क्लिक दिस, अरे इसमें भी आ गया है, तो वेरी गुड, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ ए पेटेंट, ये तो मालूम नहीं था, ठीक है, ये इसका फॉर्म है। ओके, तो
तो इसमें किसी भी फॉर्म को आप क्लिक कर देंगे तो उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है, फॉर्म का फॉर्मेट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद में ये है इसके 29 फॉर्म्स हैं, कुल मिला के 30 फॉर्म्स हैं। तो इन 30 फॉर्म्स का ये पर्पज़ है, तो यू हैव टू फिल द राइट फॉर्म, कि जो पर्पज़ है वही वाला फॉर्म नंबर भरेंगे, 22, 23, 20, जो फॉर्म आपको जो पर्पज़ है उसी का फॉर्म, बिकॉज देन इट इज़ सेग्रीगेटेड एट द पेटेंट ऑफिस लेवल एंड इट इज़ मूव्स इन दैट डायरेक्शन कि उसको क्या करना है। तो जो पर्सन उसको देख रहा है वो उसका नीडफुल करेगा। देन आफ्टर दीज 30 फॉर्म्स, दिस इज़ द ई फाइलिंग फी। जो फिजिकल फाइलिंग होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है मार्जिनली, but e-filing is little cheaper, and India was the first country in the world to start e-filing of patent applications. And the advantage of the e-filing is, suppose say today is Saturday, आपका जो पेटेंट एप्लीकेशन है आपने कहा कि ओ यूरेका, मतलब आज उसको साइंटिस्ट को लगा, अरे बड़ा मजा आ गया, ये तो देखो मेरा सक्सेसफुल हो गया, इसको इमीडिएटली पेटेंट फाइल करना है। तो आपकी प्राइवेट कंपनी में वो कहेंगे कि भाई ठीक है, आपके 500 लोगों में से सम पीपल आर कमिंग इवन ऑन सैटरडेज एंड संडेज एंड साइंटिस्ट आर ऑल्सो कमिंग। सो उसने कहा कि इमीडिएटली से पेटेंट फाइल करो। अब अगर आपने उसको मंडे तक वेट करना पड़ा 9 बजे तक मॉर्निंग में फिजिकल फॉर्म में देने के लिए, और तब तक किसी और ने कर दिया यूएसए में कहीं और, तो आपको पेटेंट उसका नहीं मिलेगा ना। मालूम है ना मार्कोनी और जगदीश चंद्र बसु वाला केस, वायरलेस का। यस सर। तो क्या है केस सर? पहला इन्वेंशन था जगदीश चंद्र बसु ने, पर उसका पेटेंट फाइल कर दिया था मार्कोनी का, तो वो उसी का नाम जाता है कि मार्कोनी ने वायरलेस का इन्वेंशन किया। तो जो पहले पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसका पहला माना जाएगा। तो इसलिए ये है कि आपको ई फाइलिंग, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री कि आपको अभी हुआ तो अभी आप फाइल कर दो, चाहे आप उसका प्रोविजनली फाइल कर दो, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन कंप्लीट मत दो, बट अभी आज ही फाइल कर दो। अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं। इंडिविजुअल, आप एज ए पर्सन आप फाइल कर रहे हो तो ई फी स्ट्रक्चर है कि इनिशियल पेटेंट फाइलिंग एप्लीकेशन फी इज 1600 रुपीज़। इफ यू आर ए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यू पे 4000 रुपीज़। If you are a large scale company or a MNC in India, then you pay 8,000 rupees. Okay. Then there is a concept of request for examination. Say when the number of patent applications started increasing very fast, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000. So जब number of applications increasing, number of patent examiners are the same. उनका number तो increase नहीं हो रहा है. When because you cannot increase the number of patent examiners, it's a government job, government officer, and you cannot have more number of people than the number of posts which are already there. So it was a serious problem. There was a very long time in processing the applications. So the number of posts were increased. Earlier there were about 80 patent examiners all over the country. Then it was increased to about 300. So the people, it was in early 2000s, late 90s. So when the number of examiners posts, it was expected that the patent filing will increase further, and that too substantially. So those patent examiners who got the job, government job through UPSC, they got a very good training because they were also given the exposure to Japan Patent Office and all that thing at government expense. And after all that thing, they work for 1 or 2 years. Of the person who has worked for a few years in the patent office and who is well versed of the entire patenting system. So such people were hired by the top patent attorney companies, patent attorney firms, LLPs, at 3 times, 4 times, 5 times salaries. जिसमें गवर्नमेंट में जिसको उस समय जो से मे बी 15-20 years back, the person who was getting 10,000 rupees, he was given 50,000 rupees per month, and the top attorney firms. So he resigned from the government job because I am sure most of you must be aware of it. कि the government job में जो pension system है, everybody will get a pension after retirement. That 100% pension system stopped in 2004. The people who joined in 2004 onwards,
they have a contributory pension system. They have to contribute to their pension, like in the private sector also, and so many such institutions. तो 2004 के बाद में पेंशन तो है नहीं, आपका अपना ही कंट्रीब्यूटेड पेंशन है, तो people did not mind leaving a government job after 2004. So the system came that you have to have a request for examination. That means all applications, there is a record that you have filed your patent application. In case of litigation, they can take this thing, but otherwise it will not be examined because the number is so large. So I would like to complete this concept in today's class. So they started a system, it was I think about 2007 or so. They started a system that you have to request for examination for for your application, patent application to be examined. And this is a fee. Individual's application 4,000 rupees. If it is a small medium enterprise, 10,000 rupees. If it is a MNC or large scale company, 20,000 rupees. You have to pay when you request for examination of your patent application. And so what happens that many companies, particularly MNCs, are filing 5,000-6,000 patent applications every year. How many? 5,000-6,000 patent applications every year. So when they file so many applications, what is the purpose of filing so many applications? Because they are spending so much of money. ये पहला वाला पैसा तो लग रहा है ना 8,000 rupees जो बड़ी MNCs का है per application. Suppose they have come out with some invention and another MNC has also come out with the same invention, and one company sues the other company that they have infringed our patent. Then how this other company will defend? You say that my 5,000 patents are, my 3,000 patents are already there. You can see it is not a copy. It is not infringement. It is our own invention. Okay, and we have right to exploit our own invention commercially. So they file all these applications which are in the government record. So they can use it for litigation purpose. But they don't request for examination of all those 5,000 applications. They will request for examination maybe 500 applications or 200 applications because it is 20,000 rupees. So out of 5,000, they go for the request for examination only for a limited number of applications, which can be a few hundred. Then there is another concept which was added about 10 years back, request for expedited examination. And if you want that your invention is very important and it should be quickly published so that everybody knows it is your patent, so you pay this amount of fee. Request for expedited examination, 8,000 for individual, 25,000 for micro, small, medium enterprise, and 60,000 for the MNCs, large companies. This is the, if you apply your application, initial application with a request for expedited examination. But if you have filed an initial application as in number 1, 600, 4,000, the thing, and now you want to convert that application from A to B, request for this thing. So request for conversion of A to B is the 8,000 minus 16. This conversion fee is 4,000. Here it is 15,000 and 40,000. So how is 4,000? 8,000 minus 4,000, 4,000. 25,000 minus 15 is 10. 60,000 minus 40,000, 20. So you have paid 20,000, you paid 40,000 more, it becomes expedited examination. Okay. This clear? 8,000 minus 4,000 is this 4,000. 25,000 minus 15,000 is this 10,000. Or the 10,000 you pay 15,000 more to make it 25,000. You have paid 20,000, now pay 40,000 more, it will become 60,000. It will be the day you decide to request for expedited examination. Within 6 months, they will do the examination and grant the patent. Sir. Any question? Yes, sir. Sir, if it is only request for examination made, then only it will be examined, or if it just apply the
initial patent application fee, then also it will be examined, right? No, it will not be examined. You have to, number 2, request for examination you have to do. Then only it will be examined. Otherwise, it will be only in the record in the patent office. Okay. After examination only it will be published, right, sir? Yes. Everything else will start only after examination. Without examination, nothing will start. Okay. Okay. Then annual patent renewal fee. First and second year it is nil, because we believe that it takes 2 years or 3 years. So first 2 years there is nothing, but third, fourth, fifth, sixth, 4 years you have to pay 800 rupees, 2000 rupees, 4000 rupees as the renewal fee. Sir, can you please describe what is renewal of patent? See, when we say that patent as per this agreement which we have followed, the patent is to be granted up to remember, up to 20 years. Okay, government cannot deny it. Government has to allow patent up to 20 years. Up to is very important, but this is not automatic. Government allows the patent for 20 years, subject to the laws and rules. In India, it is first 2 years there is no renewal fee. You have to renew the patent every year. That means it will remain your patent. Otherwise, it comes in public domain. You can write the word public domain. If you don't pay the renewal fee, your patent becomes in the public domain. That is, anybody can use your patent and use your technology, or if it is product patent, they can make the product without any license from you. So just after 1 year? First 2 years में आपको, you don't have to pay any renewal fee. It is protected by the government for first 2 years. After that, you have to pay the renewal fee in advance. Oh, so after if I don't pay renewal fee after 2 years, then it will be then public? You are no more owner of the patent. Okay, sir. Okay, sir. You are no more the owner of the patent. It goes in the public domain. Anybody can use it. Okay. Okay. So third, fourth, fifth, sixth, these 4 years, ये 2 साल हो गए ना, तो अगले 4 years and these 4 years, 7, 8, 9, 10, 4 years. So these 4 years, it becomes 800, 2000 and 4000. Next 4 years, 7, 8, 9, 10, it is this A into 3. 800 becomes 2400, 2000 6000, 4000 becomes 12,000 annual. Then 11th to 15th year, it is 6 times A. 4800, 2000 multiplied by 6, 12,000, 4000 multiplied by 6 is 24,000. And last 4 years, last 5 years, sorry, these 5 years and the last 5 years, 11 to 15, 5 years, and 16, 17, 18, 19, these 5 years, you have to pay 10 times this amount. 800 becomes 8,000, 2,000 is 20,000, 4,000 is 40,000. Okay. So the purpose of making this progressive, you can see this patent renewal fee is progressive in character. It is increasing over a period of time, so that you don't hold on to your patent unnecessarily. Because government has given you monopoly on patent, but government also discourages monopoly by having a system of renewal of patent, and that too by having a system of renewal of patent at a progressively increasing renewal fee. Okay. So these are the things which are very important to know and understand, and that is why the government is discouraging monopoly. So government gives monopoly rights to the patent holders so that more R&D takes place. But government discourages monopoly of the patent holders by having 2 systems. One is the patent renewal system. You can note down 2 patent renewal system, and second, having the patent renewal fee as progressive fee, like income tax is progressive in character. Higher the income, you pay more income tax. Up to some point is nil income tax, then 10%, then 20%, then 30%. The same as here. Okay. So one question. Sir, request for examination A and examination B. So B is more fast, right?
Can you No, tell no, the no, difference? no, no, no. Request, yeah. For conversion, expedited is always fast, 6 months. Expedited. Yeah, 6 months. Otherwise, it will take 3-4 years. So in general, if we do the expedited, it will take 6 months to complete. Our fee is higher, na? Yes, yes. And so this is individual person patent. So then there is no assignee in this role. No. In India, assigning system is individual में तो कोई assign ही नहीं है ना. हाँ, Say वो फिर you individual देखो है. जो patent applicant is the owner, and a company can be owner. Okay. अमेरिका का था वो जो कि जहाँ पे असाइनी वाला कंसेप्ट है, इंडिया में तो है ही नहीं ना, बाकी वर्ल्ड में कहीं नहीं है असाइनी का कंसेप्ट, क्योंकि द कंपनी फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन. ओके, व्हेन द कंपनी इज फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन, असाइन करने की जरूरत ही नहीं है उनको. वो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो बाद, इट इज अ सब्सिक्वेंट थिंग, दे गो फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर or licensing agreement or anything. Okay, then last two also briefly, opposition application, as I told you that you can oppose anybody's application. Once they say it is ready for grant, then you can, they give some time for opposition. You can oppose the patent, as I told you earlier, so that you have to fill that form in this application form, and the fee is 2,400 for individuals, 6,000 for small companies, and 12,000 for the MNCs and big companies. So now the last point, and then I will stop. The restoration of less patent. Suppose you are supposed to pay the annual fee in the first week of January, and you forgot to pay. Particularly, it happens sometimes with the small companies. They are not having so many patents, so there is not so many people. There is not even one person who is looking after the IPR exclusively. So one person who is the supervisor, manager, he says to entrepreneur कि वो सब अब वो इसका पेटेंट फी देना है हमें जनवरी की फर्स्ट वीक में, इतना रुपये उसके लिए हमें रिन्यूअल का करना है. तो now what happens, suppose that person left the job in the first week of January. The entrepreneur didn't know that the patent is to be renewed. Then he saw the records, he appointed somebody. Then in the month of February, he came to know that in January first week, the patent was to be renewed. So in mid-January or late January or February or March, he realizes that he forgot to, and now the patent has lapsed. That means the patent is in the public domain. He doesn't have the ownership of the patent. So when the patent has lapsed, now keeping in view that it could be a problem with some entrepreneurs when somebody has left a job or something, some problem might be there. So should it be considered as a less patent in public domain, or it should be there should be a window for restoration of this less patent? So there is a system. The entrepreneur can restore the less patent by paying this. Anyone for that matter, individual can also do it, a small company can do it, and big companies can also do it. 2,400, 6,000, 12,000, filling this appropriate form for restoration of the less patent. And this restoration is not your right. Remember very carefully. You can write down your application for restoration of less patent. So it will not be restored as a right to the applicant. If you apply it for restoration, so it is not necessary that your patent will be restored to you. Okay. This point is clear? Yes, sir, it is clear. But suppose that somebody has invented something, and then he gave a license to some like company to produce the whatever is the product. Use the invention. Use the invention. Then the company will pay him only when he had the patent, like only for Yes. the 20 years. After that, he will say that you are it is no more your right, and I am going to produce for That is a separate. Okay, that is separate thing. Even after, suppose after 5 years, when you took the license to produce it in the 5th year beginning and of the patent, and after 1 year you have completed 1 year as the under the license, and the next year he forgets to
renew the patent. Okay, in that case, Yes, sir. it depends entirely on the license terms. In that licensing terms, the language is very important. If it is written that the license will be holding as long as the patent is in force, that sentence should be there. If that sentence is not there, we are given the license for 5 years. We give you the license to use this technology, okay, which is under patent number this, for 5 years, and you have to pay so much royalty. Now in this, there is no mention that so long as the patent is in force. So after 6 years, suppose he forgets, so the next 4 years, you have to pay the license fee to the patent owner. Although patent is in public domain. Getting this point? So it is very Yes, sir. important, and that was the reason when I gave you that flow chart kind of a thing, that the the attorney's role is very important. Attorneys have to write the license agreement very carefully, and I gave you 2 examples also, that when Coca-Cola's official sponsor, they forgot to write, the sponsors attorney forgot to write that no competing company should be allowed to advertise in the media on television. And somehow the Pepsi marketing people did some intelligence work, and then they came to know, and they booked the slots, every day, every 5 minutes, nothing official about it. किसी का सचिन तेंदुलकर चौका लगा, तो जब तक बॉल लौट के आएगी तब तक 5 सेकंड मिल गया उनको, 5 सेकंड में कोक पी रहा है सचिन तेंदुलकर, एंड नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट. So Pepsi was advertised so much that it appeared that it was a Pepsi sponsored World Cup, whereas official World Cup was Coca-Cola. So attorney's role is very important in drafting the licensing agreement. All types of agreements, very important role, and they are skilled in that art. They have learned that art to draft such thing, and therefore जो license आपने जो license दिया है, that should be should also mention that so long as the patent is in force. That means in 6th year he is forgotten to renew the patent. So ठीक है, वो फिर लाइसेंस भी देना बंद कर देंगे, क्योंकि पेटेंट इज नॉट इन फोर्स एनी मोर. यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. सो इसका देर अबाउट 6 months टाइम. अभी अगर कुछ मॉडिफाई हो गया तो देखना पड़ेगा. So that is the duration in which anybody can apply for the less patent. And now I'll just give you the last point. IIT दिल्ली का कोई वो था पेटेंट अप्लाई किया था, उसको ग्रांट भी हो गया था फैकल्टी एंड PhD स्कॉलर को. देन for 3-4 years they renewed it also. After that there was nobody asking for any inquiry. So internally कहा कि भाई we are spending so much and there is no commercialization of the technology, no licensing of the patent, so जिनका कुछ नहीं हो रहा, they should not be renewed. So कहा कि ठीक है, don't renew, nobody is coming. After 6 months, 4-5 months, there was some very good big company who asked for some inquiry कि what will be the terms and conditions and everything. Then they felt कि अरे ये तो हम तो renew भी नहीं किया patent. So very quickly they asked the FITT का ऑफिस, जो कि IIT पेटेंट हैंडल करता है, कि इसका उसके लिए रेस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन लिख दो. तो वहाँ पे जो बंदा था अपना जो देख रहा था, तो उसने लिखा कि भाई earlier there was no inquiry, so we did not renew it, but now since there is a commercial inquiry and we feel that may be licensed, so we would like to restore the patent. तो मुझे वो जो जॉइंट कंट्रोलर हेड ऑफ द पेटेंट ऑफिस ऑफ दिल्ली है, उसने मुझे कहा कि अरे आपके यहाँ कैसे. इनफैक्ट व्हेन दिस हैपेंड आई वाज नॉट इन दिल्ली, आई वाज वाइस चांसलर ऑफ माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी इन कटरा. आफ्टर 3 years व्हेन आई केम बैक, तो वी अगेन आई गॉट इनटू माय प्रोफेशनल कलीग्स एंड ऑल दैट. सो उन्होंने कहा कि भाई आपके पीछे से यहाँ से IIT का एप्लीकेशन आया, तो उन्होंने कहा कि एक कॉमर्शियल इंक्वायरी नहीं थी, कॉमर्शियल इंक्वायरी, तो दे वांट टू रेस्टोर द लेस पेटेंट. अब इनको ये नहीं मालूम है कि इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ राइट, इट इज़ ओनली दैट यू रिक्वेस्ट फॉर सम जेन्युइन रीजन, एंड दिस इज नॉट ए जेन्युइन, दिस इज ए कमर्शियल रीजन. यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज Yes, sir. इट इज कमर्शियल रीजन. अगर आपका कहा कि भाई आपका जो मैनेजर था वो छुट्टी पे चले गया, उसने रिजाइन कर दिया और रिन्यू नहीं करवा पाए,
या उसकी डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया, प्रॉब्लम हो गई, तो आप कोई जेन्युइन रीजन है, इट इज बियॉन्ड एनीबॉडीज कंट्रोल। पर ये तो विलफुल आपने रिन्यू नहीं किया था उस पेटेंट को, तो विलफुली आपने स्टॉप कर दिया उसका रिन्यूअल फीस देना, और आप कहते हैं रेस्टोर कर दो, तो रेस्टोर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हम आईआईटी की हेल्प करना चाहते थे, हम आपसे इतने पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं, आपके आईआईटी की हेल्प करना चाहते थे, पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं भाई, हम कैसे कर दें, उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो दीज आर द सम इश्यूज, so which I think will make this point very clear to all of you. Is that all right? Yes, sir, it is all right. But Sir, why one like question. MNC companies patent so much? Like if after 20 to 20 years it is all going to be public, then they would like to keep that all this technology secret. No. See, I think there is a little confusion in your mind. I'll clarify. See, they would not like to give license to anyone. Secretly, they would not like to give license to anyone. And if anybody uses their technology to produce something, they can file a lawsuit in the court of law, and the other company who has infringed their patent will have to pay damages which runs into billions of dollars. I think I showed you one slide. बताया था कि नहीं बताया था? चलो परसों I'll just remind me in the beginning, I'll show you the slide. वैसे इसमें भी होगा, तो ये जो है ना, ये देखो, ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने एल्काटेल लुसेंट का एक पेटेंट इन्फ्रिंज किया था सॉफ्टवेयर का 2007 में। $1.52 billion was the expenditure which Microsoft had to incur on this infringement. $1.52 billion. ईस्टमैन कोडक ने पोलराइड का किया था 1991 में, केमिकल टेक्नोलॉजी का, उसके इसका $873 million उसका पड़ा उसको, कोडक को। So who will get that money? जो जिसे इन्फ्रिंज किया वो हारा, वही देगा ना। Microsoft had to pay this much, but क्या होता है यूएसए में, there are certain other commercial taxation, other implications. तो जब वो मालूम पड़ जाता है कि इतने का अवार्ड होने वाला है, पता नहीं कैसे करके, वो जस्ट उससे पहले वो कहते हैं कि हम वी आर बोथ द कंपनीज आर गोइंग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, और उसमें कहते हैं कि वी विल गिव यू सो मच। तो वो मतलब नहीं, तो अगर वो नहीं करेंगे तो अगले दिन वहाँ पे डिसीजन आ जाए कोर्ट का, कितना आप डॉलर दे दो। तो ये इसमें कोडक ने किया, तोशिबा ने किया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने इसका किया, सोनी एंड फिलिप्स ने इंटर ट्रस्ट का किया। ये इतने सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने इतने पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट है जो कि इतने $500 million है ना, तो ये इनके स्टेक्स होते हैं। तो दिस इज द थिंग दैट यू नो पीपल, द कंपनी वुड नॉट इन्फ्रिंज। तो जो हम बात कर रहे थे अभी, जो कर रहे थे ना यहाँ पर, ये कि जो 20 ईयर्स की बात कर रहे थे कि 20 ईयर्स तक तो वो दे हैव द राइट which stops others to use their technology or their patent. And that is why I told you in the beginning, it is called as a negative right. Positive right होता है अपनी चीज को यूज कर रहे हैं, नेगेटिव राइट है कि you disallow others to use it, है ना? Sir, one question, sir. Yeah. Sir, is there any time limit for the renewal of lapsed, like restoration of the lapsed? It is 6 months. If I remember correctly, it is 6 months. फिर इसको अभी फर्दर देख लेंगे, अब कुछ अमेंडमेंट हुआ हो तो अलग बात है, नहीं तो इट इज 6 months. You can renew you can apply for your last patent within 6 months. So अच्छा, एक जो पेटेंट एजेंट होता है, पेटेंट एजेंट के विल टॉक, अभी ऑलरेडी इट इज 3:45 हो रहा है, आई विल स्टॉप नाउ एंड विल टॉक अबाउट दिस पेटेंट एजेंट रिलेटेड फ्यू, हु इज अ पेटेंट एजेंट, कैसे क्या होता है पेटेंट एग्जाम, पेटेंट एजेंट कौन होता है, विल डिस्कस अबाउट इट डे आफ्टर टुमारो. ओके? यस सर, थैंक यू सर. हम लोग को स्लाइड्स भी दे दीजिए सर प्लीज. भेज दिया मैंने. जिशान, आर यू बैक हियर नाउ? जिशान सर, आई एम हियर सर. अच्छा हाँ,
तो मैंने जो भेजा है उसमें आई हैव ऑल्सो मार्क्ड यू, इसको जो पीपीटी है इसको है ना मैंने अपने हॉटमेल से भेज दिया उसमें, तो हॉटमेल वाला पहुंचेगा नहीं किसी को भी। Yes, sir. I've got it. Okay, sir. I हाँ, will do one हाँ, thing. I will तो इसको उसको circulate it. हाँ, वो जो हॉटमेल पे इनका एड्रेस दिया हुआ है ना वो वाला, उसी Yes, एड्रेस sir. पे इनको मेल करो, सबको मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर। Okay. Okay, sir. Okay, sir. हाँ, आई हैड टू डू इट फ्रॉम IIT मेल आईडी, बट आई हैव पुट योर मेल आईडी और IIT मेल आईडी, तो उससे ना इमीडिएटली सब कुछ चला जाएगा। Okay, sir. ठीक है। सर एंड द अदर थिंग, हाँ, सर yes. आपने मेंशन किया था अभी, बस छोटा सा क्वेश्चन है हाँ, सर। हाँ, हाँ, सर yes. वो आपने ABDC जनरल इंडेक्स मैनेजमेंट का के, हाँ, मेंशन किया हाँ, था हाँ, सर, तो हम लोग को मतलब मैं अपनी इंडिविजुअली बात कर रही हूँ बट शायद सबके लिए उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है, वो आई नेवर रियलाइज, बट वी डू राइट पेपर्स और नहीं, डिसेंट फोरम्स पे दे गेट पब्लिश्ड। स्कोपस में मान लीजिए, स्कोपस और एमराल्ड और ये जितने भी हैं, ये सपोज दे हैव 100 जर्नल्स, तो ABDC उन 100 में से खाली 10 जर्नल्स होंगे। ओके, सो ABDC इज अबव ऑल दीज, अगर हम Above all. मन में सोचना चाहें, Yes. मतलब ऐसा कुछ मन में रिटन नहीं सोचना होगा चाहें। बट मन में। हाँ नहीं, पर IIM में आपको शॉर्टलिस्टेड नहीं करेंगे ना, जो ABDC नहीं होगा आपका। सर, सो नाउ वी मिनिमम विल टेक इट मोर सीरियसली, नहीं तो स्कोपस एंड नहीं वेब नहीं ऑफ नहीं नहीं साइंस तो नहीं वी नहीं, हैव वो ये वेब ऑफ फ्री। साइंस, ये और पहले के मैनेजमेंट की फील्ड में ये पुराने जमाने के हो गए सर, अब से 15 साल पुराने हैं सर, और ये जो है ये 7-8 साल पुराना है ABDC। तो अब हम लोग उसे और सीरियसली लेंगे और ज्यादा अर्जेंट Obviously, because otherwise you will not get a call from any IIM. IIMs, it is a must. In most of the IIMs, see, I have been in couple of IIMs in the selection committees and also in the shortlisting criteria. 4-5 स्टार IIMs में रहा हूँ मैं। सब जगह यही है, शॉर्टलिस्टिंग ही मत करो जिसका ABDC में नहीं है, तो कम से कम 3 या 4 C में हो, या 2 B में हो, या 1 A में हो, then only you get shortlisted for the interview. सर ABDC में इंडिया के कुछ ही है और वो भी सी में आए हैं, कोई A स्टार या A में नहीं है, जैसे उसकी लिस्ट नहीं है, हमने इंडिया कभी का नहीं है, डाउनलोड। जनरली इंडिया का B तक ही है अभी। सर सी लास्ट टाइम मैंने देखा था शायद तो C तक में था, B हाँ, में B नहीं, आई एम नॉट श्योर। B भी है और C भी है। जैसे इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली B में आता है। हाँ सर, वो आता है। हाँ हाँ, तो B और C में ही है ज़्यादातर जो इंडिया के हैं, या हैं ही नहीं, 99% तो है ही नहीं, 99.99% नहीं है, जो 0.1% है वो या तो C में है, और इफ़ यू मे बी इन द B, इफ़ यू आर इन द B, A और A स्टार में कोई भी नहीं है। अब उसे हम टॉप एजेंडा